नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पारासर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए सॉल्व करेंगे रीट लेवल 1 का जो एग्जाम आया था 2011 में। उसमें मैथ के जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, रीट का लेवल 1 का जो एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें मैथ के जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। और यदि आप पहली बार पारासर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो, पहली बार आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हो, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियोज़ का और इन क्लासेज का लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, राइट द फॉलोइंग 4 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। यहाँ पर आपको ये 4 संख्या दी हुई थी, इनको अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहा गया था 2011 वाले एग्जाम में। तो कौन कौन सी 4 संख्याएं थी? ये 4 संख्या आपको दिख रही हैं, ये रही वो 4 संख्याएं। अवरोही क्रम आप जानते होंगे, 2 क्रम होते हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में हमको क्या करना होता है? अवरोही क्रम का दूसरा नाम है घटता हुआ क्रम। इसमें पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। लेकिन दूसरा क्रम है आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको दूसरा नाम है इसका बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। यानी अवरोही क्रम में अवरोही क्रम इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है और उसके बाद उससे छोटी। जबकि आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है और उसके बाद उससे बड़ी। यहाँ पर हमसे पूछा गया है अवरोही क्रम, यानी हमको पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये 4 संख्याएं दी हुई थी, अब इनको अवरोही क्रम में लिखने को बोला गया था। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर 4 और 4203 तक सभी संख्याओं में कॉमन है। यानी 4203 तक किसी भी अंक से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सभी में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर पहली वाली संख्या है, इसमें लिखा हुआ है 567। दूसरी वाली संख्या में लिखा हुआ है 657। तीसरी वाली संख्या में लिखा हुआ है 756 और चौथी वाली संख्या में लिखा हुआ है 675। इनमें से पहला अंक सबका ये रहा पहला अंक। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? क्योंकि हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ा अंक है सर 7 वाला, यानी 3 नंबर वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई। सबसे बड़ी 3 नंबर वाली, ये हमने लिख दिया 3 नंबर वाली। उसके बाद उससे छोटा है सर ये 6 वाला, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। तो कैसे पता पड़ेगा इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? लेकिन इस 6 के बाद यहाँ पर देख सकते हो 5 है और इसके बाद 7 है, तो 5 और 7 में से 7 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो गई 4 नंबर वाली। उसके बाद उससे अगली संख्या है 657। ये संख्या हो गई 2 नंबर पर। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या 567 ये हो जाएगी 1 नंबर पर। तो ये इनका सही क्रम है 3 4 2 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा 3 4 2 1। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न आया था, उस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ किसके बराबर है? तो यहाँ पर आप इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे 1 करोड़ किसके बराबर है? 100 लाख की। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, संख्या 5,09,04,988 ये यहाँ पर शब्दों में लिखी हुई है, इसको आपको अंकों में लिखने के लिए बोला गया था। तो अंकों में आप इसको लिख सकते हैं 5 करोड़, उसके बाद 9 लाख, दिखाई नहीं दे रही है फिर लिख देता हूँ 5 करोड़, उसके बाद 9 लाख, उसके बाद 4,988। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यदि आपको पता ना चला हो सर कैसे लिखे, तो दोबारा से समझ लीजिए। यहाँ पर लिखना है हमको 5, उसके बाद करोड़। कितनी जीरो लगती है करोड़ में? शायद करोड़ हो चुका है और आप कैंसिल हो गया सॉरी। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये 5 करोड़ लिख दिया। उसके बाद 9 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वैसे आप जानते होंगे लिखना। उसके बाद 4,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,000। उसके बाद 900, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 900 और उसके बाद 88। अब हमको क्या करना है? इन सभी को ऐड करना है। सभी को योग करके जो संख्या बनेगी वो संख्या यही होगी 50 90 4988, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इनकी अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि एक गांव की कुल जनसंख्या दी गई थी हमको, उसमें से पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या दी गई थी और शेष बच्चे हैं। टोटल जनसंख्या हमको दी गई थी, पुरुषों की संख्या दी गई थी, महिलाओं की संख्या दी गई थी और बच्चों की संख्या पूछी गई थी। यदि मैं आपसे पूछूं कि गांव में टोटल कितने तरह के लोग हैं, तो पुरुष हैं, महिलाएं और बच्चे हैं। यदि पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की संख्या को योग कर दें तो टोटल जनसंख्या आ जाएगी। बिल्कुल सर, टोटल जनसंख्या आ जाएगी। उसके बाद यदि हम आपसे बच्चों की संख्या पूछें तो सर टोटल जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या को माइनस कर दो, महिलाओं की संख्या को माइनस कर दो, जो शेष जनसंख्या आएगी वो सभी पुरुषों की जनसंख्या आएगी, सॉरी बच्चों की जनसंख्या आएगी।
इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या दी हुई थी कौन सी 78,692। 78,692 से आपको महिलाओं की संख्या 28,167 और पुरुषों की संख्या 29,642 इनको ऐड करके घटाना था। 78,692 में से आपको 29,642 और 28,167 को ऐड करके घटाना था। ये आप घटा सकते हैं। मैं आपको सीधा ही बता दूं क्योंकि मैंने पहले घटाया हुआ है। इसका सही आंसर आ रहा था 20,883, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या है। तो आपको 0 में 60 का भाग देने के लिए कहा गया था। जब आप 0 में 60 का भाग दोगे तो भाज्य यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है, यहाँ पर 0 में भाग दिया जा रहा है तो 0 भाज्य हो जाएगा। भाजक जिसका भाग दिया जा रहा है, और आप सभी जानते हो 0 में 60 का भाग नहीं जाता, मतलब 0 बार जाएगा तो भागफल हो जाएगा 0 और शेषफल हो जाएगा क्या 0 ही। इसका सही क्रम हो जाएगा 0 60 0 0। नहीं समझ आया तो दोबारा से बता दूं, 0 में 60 का भाग देने के लिए बोला गया था। भाज्य हो गया 0, भाजक हो गया 60, उसके बाद भागफल जाता ही नहीं है तो भागफल भी 0 और शेषफल भी 0। 0 60 0 0, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसको। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगले प्रश्न में सवाल आया था कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर है। तो 25 पैसे के 15 सिक्कों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 15 तो ये हो जाएगा 375, यानी 3 रुपये 75 पैसे की बात कर रहा है। किसके बराबर है, तो 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये, 50 पैसे का एक सिक्का 3.5 रुपये और 25 पैसे का एक सिक्का 3.75, यानी इसके बराबर तो है। 1 रुपये के 2 सिक्के 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपये यानी 3.5 रुपये और 25 पैसे का एक सिक्का ये भी 3.75 ही आ रहा है। 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये, 25 पैसे के 3 सिक्के यानी 3.75, 1 रुपये के 3 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के ये 3.50 आ रहा है, यानी कि इसके बराबर नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था, यहाँ पर कुछ आपको भिन्न दी गई थी और इनको आरोही क्रम में पूछा था, आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला गया था। आरोही क्रम आप जानते होंगे, बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी और उससे बड़ी और सबसे बड़ी। तो इनमें सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का कैसे पता चलेगा, तो देखिए इनको आपको क्या करना है, बहुत बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं इसके लिए, बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसमें आपको इनको दशमलव भिन्न में बदल देना है, यानी कि 2/9 है, इसको आप जब दशमलव भिन्न में बदलोगे तो यहाँ पर आपको 2/9 को दशमलव भिन्न में कैसे बदलोगे, 2 में 9 का भाग देकर। अब 2 में 9 का भाग कैसे दोगे, 2 में 9 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.22, उसके बाद 5 में 8 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.62, 1 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.33 और 3 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.75। इनमें सबसे छोटी सर 0.22 है यानी 2/9 है, उसके बाद 0.33 यानी 1/3, उसके बाद 0.62 यानी कि 5/8 और फिर 0.75 यानी कि 3/4। ये इसका सही क्रम हो जाएगा 2/9, 1/3, 5/8 और 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य हमको दिया गया है 3 सही 3/4, इसको आपको पहले सही रूप में लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 15/4, भिन्न में हटाना बोलते हो आप जिसको। यह है 5 पेंसिलों का मूल्य 15/4, तो एक पेंसिल का हो जाएगा कितना, 15/20, यानी इसको 5 से काटने पर 3/4 हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य। अब आपसे पूछा है कितनी, 2 पेंसिलों का मूल्य, 2 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 3/4 × 2, ये हो जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपसे पूछा था यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या एक संयुक्त संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी थ्योरी समझनी होगी। थ्योरी का है क्या है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही एक भाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य है ना ही एक भाज्य है, और 2 हमेशा एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना जाए। तो ऑप्शन को समझिए आप, ऑप्शन बी में लिया हुआ है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एक अभाज्य संख्या, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि एक संयुक्त संख्या है, संयुक्त का मतलब संयुक्त का दूसरा नाम है भाज्य संख्या, तो एक भाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत है। और 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 तो अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है। दोबारा से समझ लीजिए, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, सही बात है, एक अभाज्य संख्या है, गलत। एक भाज्य संख्या है, ये भी गलत, और 2 भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत। उसके बाद अगला प्रश्न आया था, इसमें आपको 720 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला गया था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे करना है 720 के अभाज्य गुणनखंड, 720 में पहले आपको उस 2 का भाग देना है, उसके ये जाएगा 360 बार, फिर 2 का देना, ये आएगा 1 जाएगा 180 बार, फिर 2 का देना, ये जाएगा 90 बार, फिर आपको 90 में फिर 2 का देना है तो ये जाएगा 45 बार, 45 में फिर 2 का देना है तो ये 2 का नहीं जाएगा 3 का देना है तो ये जाएगा 15 बार, 15 में फिर 3 का देना, ये जाएगा 5 बार, 5 में फिर 5 का देना ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यानी 2 की घात 4 × 3 की घात 2 × 5। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 की घात 4 × 3 की घात 2 × 5।
तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बाकी यदि आपको और क्वेश्चंस, बाकी इसके जो अगले जितने क्वेश्चंस रह चुके हैं उनको हम इस रीट 2011 मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के अगले पार्ट में आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो उस वीडियो का तब तक आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। यदि अब तक भी आपने पारासर क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और विद्यार्थी भी इन क्लासेज का फ़ायदा उठा सकें और लाभ ले सकें। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, दूसरे हिस्से में, जिसमें हम शेष क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।